चलिए अब बारी है हिंदी सब्जेक्ट की। ठीक है, सेट 1 का हिंदी है। तो पहला आता है अनुच्छेद। ये अनुच्छेद कैसे होते हैं? अपठित होते हैं, पढ़ा हुआ नहीं होता पहले से, तो पहले पढ़ना पड़ेगा। गजोदर बाबू क्या थे? खुश थे, बहुत खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुए थे, सेवानिवृत्त होकर जा रहे थे। इन वर्षों में, कितने वर्षों में? 35 वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने छोटे स्टेशनों पर अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षण में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता है। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया। कहाँ बनवाया? शहर में बनवा लिया। बड़े लड़के नाम था अमर और लड़की का नाम था राधा की शादियां कर दी थी। शादी भी हो गया था बच्चों की, 2 बच्चों की। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। और 2 बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे? ऊंची कक्षाओं में। और उनके बच्चे और पत्नी शहर में थे, जिससे कि पढ़ाई में कोई बाधा न हो। गजोदर बाबू स्वभाव से बहुत ही स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी थे। स्नेह करते भी थे और स्नेह की आकांक्षा भी रखते थे। यहाँ से हमारा पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, तैयार हो जाइए। गजोधर बाबू ने कितने वर्ष की नौकरी की? तो गजोधर बाबू ने टोटल 35 वर्ष की नौकरी की। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की। गजोधर बाबू क्यों खुश थे? क्योंकि वो रिटायर होने के कारण। वो क्यों थे? रिटायर होने के कारण। तो अब आता है नौकरी के दरमियान, मतलब नौकरी के दौरान उनका जीवन कैसा था? तो उनका जीवन काफ़ी एकाकी था। एकाकी मतलब अकेले रहते थे, परिवार के साथ भी नहीं रहते थे, पत्नी के साथ भी नहीं रहते थे, पुत्र के साथ भी नहीं रहते थे। छोटे छोटे स्टेशनों में एकाकी रहते थे, अकेले रहते थे। गजोधर बाबू ने कहाँ एक मकान बनवा लिया था? गांव में, शहर में, रेलवे स्टेशन के निकट, बगीचे में, शहर में बनाया था। गजोधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः कैसे स्टेशनों पे रहते थे? बहुत छोटे छोटे, मतलब छोटे बड़े या फिर बहुत बड़े, तो छोटे शहरों पे रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के वे शब्द जो समान सुनाई तो देते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं? मैं सबका डेफिनेशन बताता हूँ। एकार्थी मतलब ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही मतलब हो। अनेकार्थी मतलब ऐसे शब्द जिनका कई सारा मतलब हो। पर्यायवाची मतलब ऐसे शब्द जिसके लिए कई और भी शब्द आते हों, जैसे भू, भूमि, वसुंधरा, ये सब धरती के लिए आती है। श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब एक जैसा, भिन्न मतलब अलग अलग, अर्थ मतलब। तो श्रुति सुनने में समान लगे बट भिन्न भिन्न अर्थों वाले को कहते हैं श्रुति सम्भिन्नार्थक, परंतु अलग अलग होते हैं। तो क्या होगा आंसर? चौथा वाला। वे शब्द जिनके कई सारे अर्थ हों, अर्थ कई सारे हों, क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। अभी बताया था मैंने ऊपर में, अनेकार्थी। विलोम शब्द क्या है? वे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे हों, जैसे भलाई का बुराई, अच्छा का बुरा। गणेश का संधि विच्छेद करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार 4 से 5 सवाल आया था। तो गणेश का क्या करना है? संधि विच्छेद। मैं पहले आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है दूसरा वाला, गण जोड़ ईस। यहाँ देखिएगा, अगर वर्ण विच्छेद कीजिएगा तो आपको आता होगा न, वेट, अगर आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो गण जोड़ ईस, यहाँ पे क्या होगा? न हलंत जोड़ अ और फिर हो जाएगा दीर्घ ई। तो एक नियम बताता हूँ मैं, संधि का नियम है कि जब भी अ या फिर आ जुड़ता है ह्रस्व ई या फिर दीर्घ ई से, तो हमेशा बनाता है ए। क्या बनाता है? ए, जिसको हम लोग मात्रा के रूप में कैसे लिखते हैं? मात्रा के रूप में लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे। तो देखिए, गण जोड़ ईस, गण में क्या है? अ मिला आपको, इस में क्या है? दीर्घ ई मिला आपको, मिल के क्या बनाएंगे? ए। तो बन जाएगा गण ए स, गणेश। गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गण जोड़ ईस। नियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गणेश का संधि विच्छेद गण जोड़ ईस। इसी तरह से अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
पितृ जोड़ आदेश, इसका संधि कीजिए, मतलब जोड़िए। क्या जोड़िए? पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश। इसका लास्ट में देखिए क्या है? री। क्या है? री प्लस यहाँ से क्या? आ। तो जब भी ना री के साथ अ रहे या फिर आ रहे तो वो हो जाता है अर। क्या हो जाता है? सॉरी, अर नहीं, र। कौन सा हो जाता है? र, बट हलंत वाला, जिसको हम लोग अक्सर ऐसे दे देते हैं, जैसे कि प्र। सुना होगा आप लोगों ने, प्रकाश में जो प्र है, ये इसको बोलते हैं आधा र, ऐसा वाला र लगाते हैं। कैसे बनेगा? तो इसका आंसर पहले लिखेंगे पीत, यहाँ लगाएंगे र, तो पित्र हो गया। आ देश, तो क्या बनेगा? पी त्रा देश। ये देखिए त में जो र होता है ना ऐसे वाला, उसी को हम लोग त्र कहते हैं। इम्पॉर्टेंट जानकारी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पित्रा देश, पित्रा देश। आंसर हो जाएगा चौथा वाला। इसके बाद सुंदरोदन का संधि विच्छेद कीजिए। किस चीज़ का? सुंदरोदन का। पहले आंसर सुनिए। सुंदर जोड़ ओदन, सुंदर जोड़ ओदन। आपको यहाँ दिख रहा होगा र। र को लिखते हैं र जोड़ अ। क्या लिखते हैं? र जोड़ अ। ओदन मतलब ओ। जब भी, नियम याद रखिएगा, जब भी अ या फिर आ के साथ आता है ओ या फिर औ, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है औ। क्या बन जाता है? औ। तो देखिए सुंदर जोड़ ओदन। सुंदर में यहाँ पे अ आया, ओदन में ओ आया, क्या बनेगा? औ। और ये हो जाएगा सुंदरोदन। आंसर मिल गया होगा आपको, आंसर नंबर 3। तथा जोड़ एव की संधि क्या होगी? तथा जोड़ एव। तो तथा जोड़ एव कैसे बनाएंगे? देखते हैं। जब भी अ या फिर आ के बाद, अ या फिर आ के बाद ए या फिर ऐ आए तो ये हो जाता है अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय। और आप लोग जानते हो इसको मात्रा में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं अय। ठीक है, बनाते हैं इसको। तथा जोड़ ऐव तो क्या हो जाएगा? तथ एव, तथैव। क्या होगा? तथैव। आंसर 2। विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है? क की भांति, ह की भांति, न की भांति कि च की भांति? अब विसर्ग होता क्या है? क्या होता है विसर्ग? तो विसर्ग होता है ऐसे वाला, आप लोगों ने देखा है, ऊपर नीचे, जैसे कि शांति। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं? शांति। तो लास्ट में विसर्ग को क्या पढ़ रहे हैं? ह। क्या पढ़ रहे हैं? ह। शांति ह, शांति। तो ह इसको पढ़ते हैं। तो विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होती है? ह की भांति। तगात शब्द का सही वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को तोड़िए। तो कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ेंगे त जोड़ अ जोड़ ग जोड़ आ। क्या हो गया? त गा, गा हो गया। यहाँ से त आ गया। अब फिर से त लिखना है तो त जोड़ अ, तो त गा त। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 3rd वाला। पानी कौन सा वचन है? पानी कौन सा वचन है? कैसे पता करेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है कि इनमें से कोई नहीं है? जो हिंदी ग्रामर है उसमें वचन जो होते हैं वो होते हैं बस 2 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन ये जो वचन है इसकी परिभाषा बस उन चीज़ों के लिए होती है जो गिने जा सकें। क्या? जिसकी गिनती हो सके। जैसे आम, अमरूद, इन सब में ये लागू होता है कि आम बहुवचन है कि एक वचन। लेकिन अगर बात करें जिसकी गिनती ही ना हो सके, जैसे कि दूध, पानी, तो जिस चीज़ों की गिनती ना हो सकी
उसको वचन डिफाइन नहीं है, मतलब उसके लिए कोई वचन नहीं होगा। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? पानी कौन सा वचन है? पानी ना ही एक वचन, ना ही बहुवचन, ना ही द्विवचन, क्योंकि द्विवचन तो होता ही नहीं है। द्विवचन किसमें? संस्कृत में होता है। क्वेश्चन हिंदी पेपर का है। हिंदी पेपर में बस 2 तरह के वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी को गिन नहीं सकते, और जिसको गिन नहीं सकते उसमें वचन परिभाषित ही नहीं है, उसका कोई वचन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर आएगा 75। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? आप लोग सबका स्त्रीलिंग जानते होंगे, जैसे कि गाय का बैल। उसी तरह से विद्वान का जो होता है वो होता है विदेशी भी नहीं होता, विद्विषी भी नहीं होता, विद्विनी भी नहीं होता, ये होता है विदुषी। तो विद्वान पुरुष, विदुषी महिला, ऐसे बोला जाता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो याद कर लीजिए पूरा कारक, 3 क्वेश्चन आए थे। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह, तो जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये वाले। अधिकरण का होता है में पर। क्या होता है? में पर। 15 दिन में एक बार आने वाले को क्या कहते हैं? जिस तरह महीना में एक बार आने वाले को मासिक, सप्ताह में एक बार को साप्ताहिक, वर्ष में एक बार वार्षिक, जैसे आप लोगों का परीक्षा होता होगा। पाक्षिक होता है 15 दिनों में एक दिन आने वाले को। आंसर हो जाएगा कौन सही वर्तनी है? वर्तनी क्या होता है? वर्तनी मतलब लिखने में, जैसे मैं लिख दूंगा कुछ भी जो गलत हो, जैसे सामाजिक, तो ये सही है, सामाजिक सही है। लेकिन यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, आर्थिक, 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 आर्थरिक, तो ये तो गलत ही हो गया। ये भी गलत है, आर्थिक भी, ये भी गलत है। ये सही होता है, जो हिंदी पढ़ता होगा ज़्यादातर उन लोगों को पता होगा आर्थिक ऐसे लिखा जाता है। उसी को बोलते हैं वर्तनी। जो पहले हो चुका हो उसे भावी नहीं कहते, भावी कहते हैं होने वाले को, वर्तमान कहते हैं जो हो रहा हो। कच्चा तो क्या ही बोले, तो भूतपूर्व होता है जो पहले हो चुका हो। ठीक है। अगला देखिए, कौन सही वर्तनी है? फिर से सामाजिक गलत लिखा है, राजनीतिक गलत लिखा है, सामाजिक गलत लिखा है, राजनीतिक पहले न में दीर्घ ईकार, त में ह्रस्व ईकार, ये सही हो जाएगा। अर्धविराम कौन सा है? ये होता है अर्धविराम। ठीक है, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह जो आया था पिछली बार। आंसर क्या होगा? सेकंड वाला। स्वप्न आप लोग देखते होंगे, स्वप्न क्या है? स्वप्न का विलोम क्या है? तो स्वप्न का विलोम होता है जागरण। स्वप्न का विलोम क्या होता है? जागरण। सोना का जगना विलोम होता है, विलोम मतलब उल्टा। जन्म का मृत्यु, उसी तरह से स्वप्न का जागरण होता है उल्टा। प्रतिकूल कार्य करना, प्रतिकूल क्या होता है? 2 शब्द आते हैं, अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब होता है एक ही दिशा में चीज़ों को करना। जैसे आपकी परीक्षा में 4 सब्जेक्ट हैं और उन्हीं 4 सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो आप परीक्षा के अनुकूल हैं। एक व्यक्ति 4 सब्जेक्ट है, बस वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा है, 10 सब्जेक्ट पढ़ने लगा है अलग अलग क्लासेस का, तो वो प्रतिकूल जा रहा है परीक्षा के। उसी तरह से प्रतिकूल मतलब उल्टा कार्य करना, उल्टी गंगा का बहना, उल्टी गंगा बहा देना ही कहलाती है प्रतिकूल कार्य करना, मतलब उल्टा पुल्टा काम करना। आँखें फोड़ना, अब आँखें कैसे फूटेंगी? खूब मोहब्बत से, खूब पढ़ने से, खूब मस्ती करने से, या फिर खूब सोने से? इसका आंसर है खूब पढ़ने से। किससे? खूब पढ़ने से। तो अगर कोई खूब पढ़ता हो तुम कह सकते हो आंखें फोड़ना बंद करो, मतलब खूब पढ़ना बंद करो, अब थोड़ा कम पढ़ो। अगला क्वेश्चन है 85। दाल रोटी का समास विग्रह क्या होगा? दाल रोटी क्या होता है? दाल वाली रोटी, दाल की रोटी, या फिर नन। नन मतलब होता है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? दाल और रोटी। दाल और रोटी को क्या बोलते हैं? दाल रोटी। विद्यार्थी क्या है? अब देखिए आप लोग बोलते हैं आप लोग विद्यार्थी हैं, तो मैंने बोला स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? नहीं, तो विद्यार्थी में दोनों आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। छात्र बोलूँगा तो सिर्फ पुल्लिंग, छात्रा बोलूँगा सिर्फ स्त्रीलिंग। ठीक है, लेकिन अगर विद्यार्थी बोलता हूँ तो दोनों आ जाते हैं। घर की मुर्गी डैश बराबर, दलिया बराबर, दाल बराबर, भात बराबर, अचार बराबर, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ऊँट के मुंह में डैश, अनार, पपीता, पानी या फिर जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा। शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। मैं शुद्ध पानी पीता हो, तो यहाँ पे होना चाहिए था मैं शुद्ध पानी पीता हूँ, गलत हो गया। तुम कितनी खूबसूरत है नहीं, हो। वह मेरी तरफ आती है, तुम ऐसा मत कहो, तो वह मेरी तरफ आती है होना चाहिए था, यहाँ पे लिख दिया मेरा।
तो वह मेरा तरफ आती है, ऐसा कैसे होगा? वह मेरी तरफ आती है, तुम ऐसा मत कहो, ये सही हो जाएगा। और ये है शुद्ध वाक्य लिखा हुआ। समझ आ गया गलती कहाँ? यहाँ पे गलती था, यहाँ पे गलती था, यहाँ पे मेरी होना चाहिए था। पंकज किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची मतलब जिनका अर्थ सेम आ जाए। पंकज, पंकज होता है कमल का पर्यायवाची। और कुछ पर्यायवाची, सरोज, राजीव, ये सब है पर्यायवाची। याद कर लीजिएगा पर्यायवाची शब्द। तो हिंदी का ख़त्म होता है। थैंक यू।